अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाय गाइस, आई एम ज़ारा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा खान ऑफिशियल। नॉवेल जन्नत की पत्ती बाय निम्रा अहमद, एपिसोड नंबर 10। अलविदाई लम्हात में जब बाकी सब आगे निकल चुके तो मिसेस अब्दुल्ला ने धीरे से हया के करीब सरगोशी की, ये लड़कियां इस्तांबुल की बुराई नहीं सुन सकती। तुम्हें इसलिए बताया कि तुम क्राइम से डरती हो और खूबसूरत भी हो। खूबसूरत लड़कियों पर अमूमन ऐसे लोग नजर रखते हैं। हया ने चौंक कर इन्हें देखा। इनके झुर्रियों ज़दा चेहरे पर सच्चाई बिखरी थी। वो वाकई अपना वजूद रखता है। वो बिल्कुल सुनसी हुई इन्हें देखे गई। क्या अफवाहों का खौफ मुजस्सम सूरत में इनके सामने आ गया था, या इनकी अक्ल वाकई इनका साथ छोड़ रही थी? शाम के साए गहरे पड़ रहे थे। जब वो सबांजी यूनिवर्सिटी पहुंची, सबांजी अमरा की जामा थी। वहाँ 4 माह के एक सेमेस्टर की फीस भी $10,000 से कम ना थी। शहर से दूर मज़ाफ़ात में वाकई वो कदरे गोलाई में तामीर करदा इमारत बहुत पुरसकून दिखती थी। चूँकि वो जगह इस्तांबुल शहर से तकरीबन 45 मिनट के फासले पर थी, इसलिए सबांजी में डे स्कॉलर्स नहीं होते थे। इसके तमाम तलबात बाशमूल हाले नूर जैसे लोगों के, जिनके घर इस्तांबुल में ही थे, हॉस्टल में रहाइश पजीर थे। यूनिवर्सिटी की इमारत से दूर बर्फ़ से ढके मैदानों में एक जगह थोड़े फासले पर ऊंची इमारतें खड़ी थी। वो इनके रहायशी ब्लॉक्स थे। अंग्रेज़ी हुर्फ एल की सूरत खड़ी 3 मंजिला इमारतें, जिनकी कमरों के आगे बालकोनियाँ बनी हुई थी। 6 कमरे एल की एक लकीर पर थे और 6 दूसरी लकीर पे थे। तुम्हारा कमरा दूसरी मंजिल पर है, हाले ने इसका सामान गाड़ी से निकालते हुए बताया। हया और डीजे दूसरा बैग घसीट कर ला रही थी। एल की शक्ल कार्ड रूम ब्लॉक, जिसे हाले B1 कह रही थी, के बाहर गोलाई में चक्कर खाती सीढ़ियाँ खुले आसमान तले बनी थी जो ऊपर तक ले जाती थी। लोहे की इन सीढ़ियों के हर दौरानियों के दरमियान खला थी और जीनों पे बर्फ की मोटी तह थी। ज़रा सा पाँव फिसले और आपकी टांग इस गैप से नीचे फिसल जाए। वो तीनों गिरती पड़ी बामुश्किल हया का सामान ऊपर लाई। कमरा तो अच्छा है, हम यहाँ रहेंगे। हया ने हाले की थमाई चाबी, इसे अपनी डॉर्मेट्री का दरवाज़ा ढकेला तो बेख्तियार लबों से निकला, हम नहीं, सिर्फ तुम, क्योंकि खतीजा का ब्लॉक B2 है, वो जो सामने है। इसने उंगली से दूर बर्फीले मैदान में बनी इमारत की जानिब इशारा किया। क्या मतलब, मैं इधर अकेली? वो तंग रह गई। बाद में रूम बदलवा सकती हो, रूम ऑफिसर से कहकर। अभी तुम आराम करो। हर कमरे में 4 स्टूडेंट्स होते हैं। हर स्टूडेंट्स की टेलीफोन इसकी मेज़ पर होती है। आजकल छुट्टियां हैं, अक्सर तालिब इल्म अपने घर गए हुए हैं। तुम्हारा कमरा खाली है, मगर तुम जाकर अपने बेड पर ही सोना। तुर्क लड़कियों की बिस्तर पर कोई सो जाए तो वो बहुत बुरा मानती है। कोई मसला हो तो मेरा रूम ब्लॉक B फॉर्म में है, ओके? वो मुस्कुराकर बोली तो हया ने सर हिला दिया। डीजे ने बेचारगी से इसे देखा और हाले के साथ सीढ़ियाँ उतरने लगी। हाले, सुनो, इस बिल्डिंग के पीछे क्या है? किसी ख्याल के तहत इसने पूछा। हाले मुस्कुराकर पलटी और बोली, जंगल। फिर वो दोनों जीने उतर गई। हया एक झुरझुरी लेकर पलटी और अंदर कमरे में कदम रखा। कमरा खूबसूरती से आरास्ता था। हर दीवार के साथ एक डबल स्टोरी बंक रखा हुआ था। अमूमन इसे बंक में नीचे एक बेड और ऊपर भी बेड ही होता है, लेकिन इसमें नीचे बड़ी सी टेबल थी। इसके साथ ही लकड़ी की सीढ़ी ऊपर जाती थी, जहां एक आरामदायक बेड था। मेज़ पे एक टेलीफोन रखा हुआ था। वो चारों बंक को देखती अपने नाम की मेज़ की कुर्सी खींच कर निढाल सी बैठ गई। वो एक थका देने वाला दिन साबित हुआ था, मगर अभी वो थकन की बजाय अजीब सी उदासी में गिरी थी। गैर मुल्क, गैर खिता, गैर जगह और तन्हा कमरा, जिसके पीछे जंगल था। इसे जाने क्यों बेचैनी होने लगी। वो
फ्रेश होने के लिए उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि बाहर कहीं बाथरूम ढूंढे। अभी इसने दरवाज़ा खोला ही था, 2 कमरे छोड़कर एक दरवाजे का कमरा खुला और इसमें से एक लड़का बैग उठाए निकला। इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और फिर अंदर आ गई। गर्ल्स हॉस्टल में लड़का, अगर पाकिस्तान में होती तो यकीनन यही सोचती, मगर ये बात तो सबांजी के फॉर्म में पड़ी थी कि वो महदूद हॉस्टल था। अलबत्ता एक कमरे के अंदर सिर्फ के अफराद रह सकते थे। वो बददिल सी होकर वापस कुर्सी पे आ बैठी। सामने वाली दीवार पर एक सफ़ेद और स्याह तस्वीर आवेज़ा थी। पेंसिल से बनाया गया वो खाका एक कुल्हाड़ी का था जिसके फल से खून की बूंदें गिर रही थी। खाका बेरंग था मगर खून के कतरों को सुर्ख रंग से बनाया गया था। इसने झुरझुरी लेकर दूसरी दीवार को देखा। वहाँ एक लड़की के चेहरे का बेरंग पेंसिल से बना खाका लटका हुआ था। वो तकलीफ की शिद्दत से आंखें मीचते हुए इसकी गर्दन पर छुरी चल रही थी और इससे भड़कीले सुर्ख खून के कतरे लटक रहे थे। वो मुस्तरब सी उठ खड़ी हुई। इन तस्वीर वाली दीवार के साथ लगे बंग की मेज पे बहुत से चाकू छुरियां कतार में रखे हुए थे, हर साइज, हर किस्म और हर दार का चाकू, जिनके लोहे के फल मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। वो एकदम बहुत खौफजदा होकर बाहर लपकी। कॉरिडोर में बहुत अंधेरा था। दूर नीचे बर्फ से ढके मैदान दिखाई दे रहे थे। वो तेजी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। जैसे इसने पहले जीने पर कदम रखा, ऊपर छत पे लगा बल्ब एकदम जल उठा। वो चौंक गई और गर्दन घुमाई। कॉरिडोर खाली था, वहाँ कोई भी ना था। फिर बल्ब किसने जलाया था? इसकी गर्दन की पुश्त के बाल खड़े होने लगे। धड़कते दिल के साथ वो पलटी और जीने उतरने लगी। तब ही एकदम था की आवाज़ के साथ ऊपर कोई दरवाज़ा बंद हुआ। इसने पत्थर बन जाने के खौफ से पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से सीढ़ियां फलांगती चली गई। आखिरी जीने से उतरकर इसने जैसे ही बर्फ पर कदम रखा और बालकनी में जलता बल्ब बुझ गया। बाहर जोर व शोर से बर्फ गिर रही थी। ताज़ा पड़ी बर्फ से इसके कदम फिसलने लगे थे। सफ़ेद सफ़ेद गाले इसके बालों और जैकेट पर आ ठहरे थे। वो गिरते पड़ते डीजे के ब्लॉक की तरफ बढ़ रही थी। इसे पहली दफ़ा अपनी मांगी गई किसी दुआ पर पछतावा हुआ था। काश आज ये बर्फ़ ना पड़ती। B2 की दूसरी मंजिल की बालकनी में दम लेने को रुकी। इसे मंजिल याद थी मगर कमरे का नंबर भूल चुका था। इसने होंठों के गिर्द हाथों का प्याला बना कर जोर से आवाज़ दी, डीजे डीजे तुम कहाँ हो? डीजे डीजे। एक दरवाज़ा झट से खुला और किसी ने हाथ से पकड़कर इसे अंदर खींचा। अगर तुम 2 मिनट मज़ीद ताख़ीर करती तो मैं मर चुकी होती हया। डीजे भी इसकी तरह तन्हा और खौफजदा लग रही थी मगर इस कमरे में आकर हया का सारा खौफ उड़नछू हो चुका था। डरो मत, तुम्हारे लिए तो आई हूँ। मुझे पता था तुम अकेली डर रही होगी, वरना मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लेती हूँ। वो लापरवाही से शाने अचकाकर बोली, फिर बेख्तियार जमाई रोकी। खौफ ख़त्म हुआ तो नींद तारी होने लगी। मगर डीजे मैं सोगी किधर? इन 3 खाली बेड्स पर कांटे पीछे हुए क्या? मगर हाली ने तो कहा था कि तुर्क लड़कियाँ फ़िलहाल यहाँ ना हाली नूर है ना ही तुर्क लड़कियाँ। मगर अल्लाह तो देख रहा है ना, गैर मुल्क में इसका सोया हुआ खौफ खुदा जाग उठा था। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हाली नूर को पता नहीं लगने देगा। अब बिस्तर में घुसो और सो जाओ। खुदा जाने मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा था जो तुर्की आ गई। आगे झील, पीछे जंगल, इतनी वहशत। डीजे कंबल में लेटे मुसलसल बड़बड़ा रही थी। नींद से तो वो भी बेहाल होने लगी थी। सो डीजे के करीबी बैंक की सीढ़ियाँ फलांग कर ऊपर कंबल में लेट गई। हया वो कच्ची नींद में थी जब डीजे ने इसे पुकारा। इसकी पलकें इतनी बोझल थी कि इन्हें खोल नहीं पा रही थी। सामने वाले कमरे में बड़े हैंडसम लड़के रहते हैं, मैंने इन्हें कमरे में जाते हुए देखा था। अच्छा, इसका जहन गनूदगी में डूब रहा था। और सुनो, वो पुलाव इतना भी बुरा नहीं था, हमें सफ़र की थकावट से बुरा लग रहा था। और सुनो, मगर डीजे के बाद मुकम्मल होने से कबल ही वो सो चुकी थी। दरवाजे पर मध्यम सी दस्तक हुई तो वो सराज से कुर्सी से उठी। एक नज़र सोती डीजे पे डाली।
दूसरी अपने ज़ेर इस्तेमाल पे जो दोबारा से बिना सिलवट और शिकन के बनाया जा चुका था, जिस पे तुर्क लड़कियों के एतमाद के खून किए जाने की कोई निशानी बाकी ना थी, और दरवाज़ा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम। एक्सचेंज स्टूडेंट्स हाले नूर हशाश बशाश से मुस्कुराती हुई खड़ी थी। वो यूं थी गोया ढली हुई चांदनी। साया स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेटे, हल्की सब्ज लंबी जैकेट, तले सफ़ेद जीन्स पहने, शाने पे बैग और हाथ में चाबियों का गुच्छा पकड़े वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। वालेकुम अस्सलाम। आओ हाले, मैं तुम्हारे रूम में गई थी लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। मैंने अंदाज़ा किया था कि तुम यहीं होगी। हाले ने अपना बैग मेज़ पे रखा और कुर्सी खींचकर बैठ गई। हाँ, मैं अभी सुबह ही इधर आ गई थी। डीजे की याद आ रही थी। खतीजा सो रही थी। हाले ने गर्दन ऊंची करके ऊपर देखा जहाँ डीजे दो मोटे कंबल खुद पे डाले सो रही थी। हाँ, और शायद देर तक सोती रहे। ओह, मैंने सोचा था कि तुम्हारे फ़ोन रजिस्टर करवाने चले। आज तुर्की में गैर मुल्की फ़ोन पे तुर्क सिम कार्ड 1 हफ्ते के बाद ब्लॉक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तुम लोग जाओ और मेरा फ़ोन भी ले जाओ। मैं 2 घंटे मज़ीद सोऊंगी। कमलों के अंदर से आवाज़ आई तो हाले मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए इसकी चमकती सुरमई आंखें छोटी हो जाती थी। चलो हया, हम दोनों चलते हैं। वो दोनों साथ साथ खड़ी हो गई थी। हया सुबह अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर आई थी। अभी वो साया चूड़ीदार पजामे और टखनों तक आती सया लंबी कमीज़ में मबलूस थी। शेफून का दुपट्टा गर्दन की गिर्द मफलर की तरह लपेटे और ऊपर लंबा साया स्वेटर पहने हुए थे जिसके बटन सामने से खुले हुए थे। कुछ दिन मेरे खुशकिस्मत दिन होते हैं जब मेरे पास कार होती है, और कुछ दिन बदकिस्मत दिन जब मेरे पास कार नहीं होती, और आज मेरा खुशकिस्मत दिन है, हाले ने उठते हुए बताया। अभी हम करीबी दुकानों में जाएंगे। अगर वहाँ से फ़ोन रजिस्टर ना हुए तो जवाहर चलेंगे, इसके बाद वहाँ से जहांगीर। जवाहर? हया ने उठाई। जहांगीर को इसने किसी तुर्क का नाम समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। जवाहर शॉपिंग मॉल है, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 6ठा शॉपिंग मॉल। ओह अच्छा, जिसे पार्क टावर्स। ऊपर कमलों से आवाज़ आई। हाले ने गर्दन उठाकर खतीजा के कमलों को देखा। हमारा पार्क टावर्स एशिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में शुमार होता है, वो गनूदा आवाज़ में बोली। नाइस। हाले सताई से मुस्कुराकर बाहर निकल गई। हया ने इसकी जाने की तसल्ली कर ली, फिर लपक कर पीछे आई और सीढ़ी पे चढ़कर डीजे का कंबल खींचा। ये पार्क टावर्स एशिया का सबसे बड़ा मॉल कब से बन गया? इसने कौन सा जाकर चेक कर लेना है, थोड़ा शो मारने में क्या हर्ज है। डीजे गड़ाप से कंबल में घुस गई। हाले ड्राइव करते हुए मुतासिफ सी बार बार माजरत कर रही थी। फ़ोन रजिस्टर नहीं हो सके थे। एरिया की दुकान पहले तो मिली थी, दूसरी मोबाइल्स कंपनियों की दुकानें ही हर जगह थी, यूं जैसे आपको जोंग की दुकान की तलाश हो और हर तरफ यू फ़ोन की दुकान हो। बामुश्किल 1-2 दुकान मिली तो इसका मैनेजर शॉप बंद करके जा रहा था। लाख मिन्नतों पर भी इसने दुकान नहीं खोली और चला गया। अब हाले मुसलसल शर्मिंदगी का इजहार कर रही थी। बस करो हाले, बाद में हो जाएगा, अब मुझे शर्मिंदा तो मत करो। खैर तुम्हारा दूसरा काम तो करो, जहांगीर चलते। हाले ने गहरी सांस अंदर खींची। गाड़ी सड़क पर रवा दवा थी और खिड़की के बाहर हर सो बर्फ दिखाई दे रही थी। तुम एड्रेस दिखाओ, हम पहुंचने वाले। किधर? हया ने ना समझी से ड्राइवर थी हाले को देखा। जहांगीर और किधर? वहाँ क्या है? तुम्हारी आंटी का घर। कल कहा तो था तुम्हें ले जाओगी, सुबह बताया भी था, भूल गई। तुम मुझे इधर लेके जा रही हो? वो हक्का बक्का रह गई। हाँ ना, अब एड्रेस बताओ। स्ट्रीट नंबर तो मुझे याद रह गया था, आगे बताओ। ओ हाले, इसने हड़बड़ा कर पर्स से टेढ़ा मेढ़ा कागज़ निकाला। इसने कागज़ पर देखा, वहाँ इलाके का नाम जहांगीर लिखा हुआ था। वो इसे जहांगीर पढ़ती थी। अब इसे याद आया कि तुर्कों का सी जीम की आवाज़ से पढ़ा जाता था। अगर इससे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो ताकि इधर जाना है तो वो तहफ़ ही उठा कर ले आती जो अम्मा ने भेजे थे। ज़रा अच्छे कपड़े ही पहन लेती, थोड़ा सा मेकअप भी कर लेती। लो, ये तो सामने ही था। अब
तुम जाओ, मुझे इधर थोड़ा काम है। मेरा नंबर तुमने फ़ोन में ऐड कर लिया ना? जब फारिग होना तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगी। घंटा तो मुझे लग ही जाएगा, फिर खाना साथ खाएंगे। गाड़ी रुकी और चली गई। हया ने बेतौजी से कस की हदायत सुनी और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी। इसके दरवाज़ा बंद करते ही हाले गाड़ी जन से भगा ले गई। वो एक खूबसूरत छोटा सा बंगला था। बैरूनी चार दीवारी की बजाय सफ़ेद रंग की लकड़ी की बाड़ लगी हुई थी। गेट भी लकड़ी की बाड़ का बना हुआ था। गेट के पीछे छोटा सा बागीचा था, वो इसके आगे वो बंगला। बंगले की गुलाबी छत मखरूती थी। दाखिली सफ़ेद दरवाज़ा ज़रा ऊंचा था। इस तक चढ़ने के लिए 2 स्टेप बने हुए थे। स्टेप के दोनों तरफ खुश रंग फूलों वाले गमले रखे हुए थे। तो ये थी वो छोटी सी जन्नत जिसमें वो रहता था और जिससे बाहर निकलने का इसने कभी नहीं सोचा। गेट को धकेलकर पत्थरों की रोश पे चलती इन स्टेप्स तक आई। ऊंचे सफ़ेद दरवाजे पे सुनहरे रंग की तख्ती लगी हुई थी, सिकंदर शाह। वो तुर्क हिज्जों में लिखा था नाम पुप्पा का ही था। घंटी की तलाश में इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। इस घर में बहुत सी लकड़ी की खिड़कियां बनी हुई थी और शायद कोई खिड़की खुली भी थी जिससे मुसलसल एक ठक ठक की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई हथौड़े या कुल्हाड़ी को लकड़ी पे जोर से मार रहा हो। इसने कपकपाती उंगली घंटी पर रखी और सुनहरी डोर नाप के चमकते धात में अपना अक्स देखा। काजल से लबरेज बड़ी बड़ी सया आंखें, दोनों शानों पर फिसल कर नीचे गिरते लंबे बाल और सर्दी से सुर्ख पड़ती नाक। वो सया लिबास में चीनी की मूरत लग रही थी, घबराती हुई परेशान सी मूरत। इसने घंटी से उंगली उठाई तो ठक 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 की आवाज़ बंद हो गई। चंद लम्हे बाद लकड़ी के फर्श पे कदमों की चाप सुनाई दी। कोई अनजानी जबान में बड़बड़ाता हुआ दरवाज़ा खोलने आ रहा था। वो लब काटते हुए किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। जब दरवाज़ा खुला, चौखट पर बिछे डोरमेट पे इसे दरवाज़ा खोलने वाले के पाँव दिखाई दिए। इसकी निगाहें धीरे से ऊपर उठती गई। ब्लू जीन्स और ऊपर ग्रे स्वेटर में मबलूस वो एक हाथ में हथौड़े पकड़े खड़ा था। स्वेटर की आस्तीनें इसने कहनियों तक मोड़ रखी थी और इसके बाजू झलक रहे थे। हया ने धीरे से चेहरा उठाकर इसे देखा। इसका सांस लम्हे भर को साख्त हुआ था। वो वैसा ही था जैसे अपने बचपन की तस्वीर में लगा करता था। वो वही भूरे माइल बाल जो बहुत स्टाइलिश अंदाज में माथे पर गिरते थे, पुरकशिश आंखें, उठी मगरूर नाक, सुनहरी रंगत के थीके वश वो माथे पे तेवरी लिए आंखें सुकेरते इसे देख रहा था। सैन किम सिन, इसने तुर्क में कुछ पूछा तो वो चौंकी। सुने सबीन सिकंदर का घर यही है? जी यही है, वो अंग्रेजी में बताकर सवालिया जांचती निगाहों से इसका चेहरा देखने लगा। इसे लगा वो बोफोरस के पुल पे हथेलियाँ फैलाए खड़ी है और नीले पानियों को छू कर आती हो। इसके बाल पीछे को उड़ रहे थे। वो किसी गहरे ख्वाब के ज़ेरे असर थी, हसीन ख्वाब के। मैं इनकी मेहमान हूँ, पाकिस्तान से आई हूँ, वो अटक अटक कर बोल रही थी। इसके सामने इसकी सारी खुद एतमादी हवा हो गई थी। एकदम खुद को वो बहुत कमज़ोर महसूस करने लगी थी। कैसी मेहमान? इसका अंदाज़ा उखड़ा उखड़ा सा था, जैसे वो किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ था जिसमें हया मखल हुई थी। मैं हया हूँ, हया सुलेमान। इसने पुरउम्मीद निगाहों से जहाँ सिकंदर का चेहरा देखा कि अभी इसका नाम सुनकर इसकी पुरकशिश आँखों में शनासाई की कोई रमक। कौन हया सुलेमान? इसकी कदमों तले बोफोरस का पुल शक हुआ था। वो बेदम सी नीचे गिरे पानियों में जा गिरी थी। कौन हया सुलेमान? पे आवाज़ दोहराते हुए वो सुनी होती जा रही थी। इसकी पलकें चपकना भूल गई थी। इस शख्स के चेहरे पर ज़माने भर की बेजारी और अजनबियत थी। पहचानने या ना पहचानने का तो सवाल ही ना था। जहाँ सिकंदर तो इससे वाकिफ ही ना था। कौन मैडम? इसने कदरे उकता कर दोहराया। हया ने खफीफ सा सर झटका, फिर लब बेंच लिए। मैं सबीन फुप्पो से मिलने आई हूँ, इनके भाई सुलेमान की बेटी हूँ। वो जानती है मुझे।
ओके अंदर आ जाओ। वो शानी अचकाकर वापस पलट गया। वो झटक कर ऊपर जीने पे चढ़ी। पायदान को देखकर कुछ याद आया तो फौरन पैर जूतों से निकाले और लकड़ी के फर्श पे कदम रखा। फर्श बेहद सर्द था। दूर राहदारी के इस पार जहाँ इसने जहाँ को जाते देखा था वहाँ से हथौड़े की थक थक फिर से शुरू हो चुकी थी। वो राहदारी अबूर करके किचन के दरवाजे में आ खड़ी हुई। अमरीकी तर्ज का किचन नफास से आरास्ता था। एन वस्त गोल मेज के गिर्द 4 कुर्सियों का फूल बना हुआ था। एक जानब काउंटर के साथ वो हया की जानब पुश्त किए खड़ा था। इसके हाथ में हथौड़ी थी जिससे वो ऊपर कैबिनेट के खुले दरवाजे के जोड़ पर जोर जोर से ज़रबे लगा रहा था। वो चंद लम्हों के बाद ढीठ सी बनकर आगे बढ़ गई और कदरे आवाज़ के साथ कुर्सी खींची। वो बेख्तियार चौंक कर पलटा। ड्राइंग रूम खैर। वो नागवारी से लब बींच कर वापस कैबिनेट की तरफ मुड़ गया। इसने एक हाथ से कैबिनेट के दरवाजे के जोड़ पे किसी शे को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से हथौड़ी मार रहा था। हया सुलेमान ने ज़िंदगी में कभी इतनी तज़लील महसूस नहीं की थी। माम चंद लम्हे गुजरे तो वो इसी तरह अपने काम की तरफ मुतवज्जा चेहरे पे ढेरों संजीदगी लिए पुकारने लगा। वो उंगलियां मरोड़ती टांग पे टांग रखे सर झुकाए बैठी हुई थी। दफ्तन चौखट पे आहट हुई तो सर उठाया। राबदारी से बर्तन हाथ में लिए सबीन फुप्पो इसी पल किचन में दाखिल हुई थी। कंधों तक आते बबकट बाल और खुले लंबे स्कर्ट के ऊपर सुरमई स्वेटर पहने वो कुछ बोलती आ रही थी। इसे बैठा देखकर चौंक सी गई। हया मेरा बच्चा तुम कब आई? बर्तन काउंटर पर तकरीबन गिरा के वो वालहाना अंदाज में इसकी तरफ लपकी। वो जो जहान के महर रवैये पे बददिल सी बैठी थी गड़बड़ा कर उठी। बहुत गर्म जोशी से इसे गले लगाकर इसकी पेशानी चूमी। फिर बेहद मोहब्बत अपनायत भरी नम आंखों से मुस्कुराकर इसका चेहरा देखा। फातिमा ने बताया था कि तुम कुछ रोज़ तक आओगी मिलने। मैं सोच रही थी कि तुम थकन उतार लोगी तो मैं खुद ही तुमसे मिलने आऊँगी। कैसी हो तुम? कितनी प्यारी हो गई हो तुम। वो अब इसके साथ वाली कुर्सी पे बैठी मोहब्बत से इसका हाथ थामे कह रही थी मैं ठीक हूँ फूफो, आप कैसी हो? वो बावक्त मुस्कुराई। इन्हीं की तरह अंग्रेज़ी में गुफ्तगू कर रही थी। तुम कितनी बड़ी हो गई हो। आंखें तो बिल्कुल सुलेमान भाई जैसी है। लोग कहते हैं मेरी आंखें मेरी अम्मा से मिलती है फूफो। वो हल्का सा जता गई। भाई मुझे तो तुम मेरे भाई का ही अक्स लगती हो। और सब कैसे है? वो एक एक का हाल पूछते गई। वो सब की खैरियत बताकर कहने लगी आप दावर भाई की शादी में नहीं आए? दावर भी कितना बड़ा हो गया है ना माशाल्लाह। शादी भी हो गई। कैसी हो रही है शादी? मैंने वीडियो देखी थी तुम्हारी। इसने चौंक कर इन्हें देखा। कौन सी वीडियो? इसका सांस रुकने लगा। एकदम ही कमरे में बहुत घुटन हो गई। वो जो दावर के वलीमे पे स्टेज पे बनाई गई थी। तुमने रेड फ्रॉक पहन रखी थी। मैंने रोहेल के फेसबुक पे देखी थी। रोहेल से कांटेक्ट है आपका? इसकी रुकी सांस एक खुशगवार हैरत के साथ बहाल हुई। और आप फेसबुक यूज़ करती है? वो इन दिनों की जानब पुश्त किए कैबिनेट के दरवाजे पे इसी तरह ज़रबे लगा रहा था। हाँ बस रोहेल की कांटेक्ट करने के लिए करती हूँ। तुम इस्तेमाल करती हो फेसबुक? नहीं पहले करती थी फिर छोड़ दिया। मुझे सोशल नेटवर्क्स पसंद नहीं है। हर शख्स आपकी ज़िंदगी में झांक रहा होता है। इंसान की कोई प्राइवेसी भी होनी चाहिए। हाँ ओ हया तुम जहान से मिली? एकदम ख्याल आने पर उन्होंने गर्दन फेर कर अपने बेटे को देखा। ओके गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।